हाय एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों। तो यार नीट में बहुत कम टाइम बचा है। आपने वन शॉट वगैरह तो बहुत देखे होंगे, थ्योरीज बहुत पढ़ ली होंगी। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा वो ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है ढेर सारी, है ना। 12th के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने संकल्प नीट वेदांतों पे आपको कराई थी। कई बच्चों का कमेंट आया कि सर 11th भी करा दो आप प्लीज़। तो आज वही सेशन है बेटा, और आज मैं आपको 11th के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा दिमाग भी लगाना, ठीक है, सिर्फ देखते मत रहना। पहला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है। एक वॉल है, उसमें एक ब्लॉक को पुश किया जा रहा है, पूछ रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। तो आपको पता होगा बेटा, जो अपना सरफेस ऑफ कांटेक्ट होता है ना, कांटेक्ट सरफेस, वो तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये होगा अपना कांटेक्ट सरफेस, यहीं पे कांटेक्ट हो रहा है वॉल के साथ, इसी के परपेंडिकुलर लगता है अपना नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो बताओ इसके परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स आ रहा है, ये वाला 30 वाला। तो नॉर्मल रिएक्शन भी कितना होगा, 30 होगा, है ना। इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो टेंजेंशियली लग रहा है, ये भी देखो ऐसे परपेंडिकुलर टेंजेंशियली लग रहा है। तो अगर ये नॉर्मल, ये अपना कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो ऐसे जो फोर्स आ रहा है वही नॉर्मल प्रोड्यूस करता है। 30 इज द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दो रॉड रख दिया गया है ना, इस पे F फोर्स, 2F फोर्स, इस पे सिर्फ F फोर्स। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि अगर रॉड आइडेंटिकल है, इलास्टिक है, यूनिफॉर्म है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, मतलब कि बेटा फ्रिक्शन जो है वो 0 है। तो कहता है पहला स्टेटमेंट कि दोनों रॉड में सेम एलोंगेशन आएगा, ठीक है। और दूसरा कहता है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। चलो पहले एक्सेलरेशन चेक कर लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, जो भी किसी बॉडी पे नेट फोर्स लगा डिवाइडेड बाय मास। अब क्योंकि आइडेंटिकल है तो मास तो बेटा सेम हो गया। नेट फोर्स देखते हैं बेटा, यहां पे सिर्फ F लग रहा है ना, तो पहले वाले में एक्सेलरेशन आएगा फोर्स अपॉन मास। अच्छा इसमें देखते हैं, इस पे नेट फोर्स कितना है, F इधर और 2F इधर, तो डिफरेंस निकालोगे तो यहां पे भी F ही आना है ना, F आना है अपॉन मास। तो ये तो सही है बेटा, एक्सेलरेशन तो सेम होगा क्योंकि नेट फोर्स सेम लग रहा है और मास भी अपना सेम है। लेकिन एक बात बताता हूं, एलोंगेशन जो ये पूछ रहा है ना, पहला स्टेटमेंट देखो, एलोंगेशन वाला मुझे रॉन्ग लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें ना कोई एलोंगेशन नहीं आएगा। आप खुद इमेजिन करो, कोई रॉड है, उसको आप ऐसे एक डायरेक्शन में बस खींचते जा रहे हो, बस एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, दूसरी तरफ से खींचने वाला नहीं है। तो यार वो एलोंगेट क्यों करेगा फिर? अब बताओ, इस पेन को मैं ऐसे खींचता रहूं, क्या ये एलोंगेट करेगा? नहीं। तो इसमें जो एलोंगेशन है ना बेटा, वो आपका 0 होने वाला है, ठीक है। ऑब्वियसली हमने इनर्शिया वाले पार्ट को इग्नोर किया है। इसमें एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ये भी आता है कि आप जब इसको जोर से खींचते हो तो बताओ यहां से कितना टेंशन यहां पे लग जाएगा, है ना। तो वो हम बोलते हैं कि इतने पोर्शन का इनर्शिया होगा, कुछ वो पीछे की तरफ खींचेगा, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं धीरे धीरे खींचा जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसमें एलोंगेशन नहीं आएगा, कोई एलोंगेशन नहीं आएगा। बट इसमें तो आएगा सर, इसमें तो दोनों तरफ से खींचा आपने, है ना। एक इधर से खींचा F, इधर से भी खींचा 2F, तो ये तो खिंच जाएगा बेचारा, है ना, ये तो परेशान हो जाएगा, दोनों लोग खींच रहे दो तरफ से। तो यहां तो कुछ ना कुछ एलोंगेशन आएगा, ठीक है सर। तो दोनों इक्वल कहां हुआ, एक 0 है एक नॉन 0, इक्वल कैसे हुआ? नहीं है इक्वल, तो ये गलत है, ये सही है। तो 1 इज रॉन्ग, 2 इज ट्रू, है ना। तो D इज द करेक्ट आंसर। एक चीज और बताता हूं बेटा, मान लो एक रॉड है, ठीक है, आपने देखा ना यहां से 2F लग रहा है, यहां से F लग रहा है। अच्छा आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रेस इज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, पढ़ा होगा, है ना। क्या आप बता सकते हो यहां पे फोर्स अपॉन एरिया में फोर्स कौन सा लिखोगे, F लिखोगे कि 2F लिखोगे? क्या लिखोगे भाई, F लिखोगे कि 2F लिखोगे? तो देखो मैं बताता हूं, एक्चुअली होता यह है बेटा कि यहां से जो F लग रहा है ना, ठीक है, ये क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है? देखो यहां से 2F लगा, ठीक है। अब इस 2F को आप दो पार्ट में तोड़ के सोचो, एक बार ऐसे सोचो, ठीक है, कि F और F दो कंपोनेंट्स हैं। तो यहां से जो एक F है ना, उसको ये एक तो रेजिस्ट कर रहा है बेटा, ये F बोल रहा है कि मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। अच्छा, तो यही तो रेजिस्ट कर रहा है ना, ये इसकी वजह से आगे नहीं जा पा रहा है, वो आगे नहीं जा पा रहा है, मतलब दोनों तरफ से ऐसे फोर्स लग रहा है ना, तो स्ट्रेस तो आएगा। तो स्ट्रेस यही होगा, इस F और इस F की वजह से आएगा F अपॉन एरिया। अच्छा कई लोग इसको ऐसे बोलते हैं, सर इतना क्यों समझा रहे हो आप? सिंपल सा तो कंसेप्ट है सर, कि अगर यहां से 2F लग रहा है, यहां से F लग रहा है, तो स्ट्रेस हो जाएगा नेट फोर्स अपॉन एरिया, है ना।
तो ये 2f हो गया, ये f हो गया, घटा दो दोनों को, f अपॉन एरिया लिख दो सर, यही तो आंसर है, f अपॉन एरिया। बट तब क्या कहोगे अगर मैं यहां से भी f लगाऊं और यहां से भी f लगाऊं? अगर तुम उस लॉजिक से जाओगे बेटा तो अब तो नेट फोर्स तो जीरो है। यहां से f और यहां से f, अब तो नेट फोर्स जीरो है, तो क्या स्ट्रेस नहीं आएगा? अरे भाई इसकी तो हालत खराब हो रही है, ये तो पागल हो रहा है, दो तरफ से लोग उसको पकड़ के खींच रहे हैं, बीच से फटा जा रहा है, वो स्ट्रेस आ रहा है उस पर, है ना? तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस जीरो है ना, ना ना ना, यहां पे भी आप क्या लिखोगे? एफ अपॉन एरिया लिखते हो, ठीक है ना? तो ये अच्छा कंसेप्ट है, सुनना इस बात को। तो जो फोर्स दूसरी तरफ से लगाया जा रहा है, सेम फोर्स, मान लो इधर से 10 न्यूटन तो इधर से 10 न्यूटन, तो ये 10 न्यूटन ही स्ट्रेस क्रिएट करेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ठीक है यहां से 20 लग रहा है, यहां से 10 लग रहा है, कितना स्ट्रेस क्रिएट होगा? कौन सा फोर्स आपका स्ट्रेस क्रिएट करेगा? तो इस 20 में से 10 ये इसके साथ मिलकर स्ट्रेस क्रिएट करेगा, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गए, और बचा हुआ 10 इसको आगे लेके जाएगा। ये कंसेप्ट है, ठीक है? तो देखो एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आई होप आप समझ जाओगे। मान लो बेटा मैं यहां से कहता हूं कि 3F फोर्स लग रहा है और यहां से F लग रहा है, तो ये F और एक F ये दोनों मिलकर स्ट्रेस क्रिएट करेंगे, समझ में आ रही बात है ना? ये F और F, और बचा हुआ 3F में से F तो चला गया, 2F बचा, वो 2F इसको आगे ले जाने का काम करेगा, ठीक है? तो स्ट्रेस ये दोनों मिलकर क्रिएट करेंगे। एक और देखो ताकि आप कभी गलती ना करो इस पे, है ना? मान लो बेटा मैं कहता हूं यहां से लग रहा है 4F और यहां से मान लो लग रहा है बेटे 2F। अब बताओ स्ट्रेस में आप कितना लोगे? तो सिंपल सा आइडिया है, इस 4F में से 2F है ना, ये 2F ये 2F ये मिलके आपका स्ट्रेस पैदा करेंगे, तो 2F अपॉन एरिया, और 4F में से 2F गया तो कितना बच गया? 2F। हाँ अब ये एक्सेलरेट कराएगा, रॉड को आगे ले जाएगा, है ना? ये 2F जो बच गया वो एक्सेलरेट करा देगा, रॉड को आगे ले जाएगा, ठीक है? तुम्हारा नेट फोर्स वाला लॉजिक लग जाएगा, है ना? मैं मना नहीं कर रहा, नहीं लगेगा, बट ये चीज याद रखना कि फिर यहां वो नेट फोर्स वाला लॉजिक फेल हो जाता है, ठीक है? यहां तो नेट फोर्स जीरो दिखता है ना? फिर तो आप बोलेगा अरे सर नेट फोर्स तो जीरो हो गया सर। तो इस तरीके से सॉल्व करना है आपको, है ना? तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अपना जो क्वेश्चन था उससे मैं थोड़ा डेविएट हो गया, है ना? कुछ और पढ़ाने लग गया, बट हाँ स्टेटमेंट 1 फॉल्स था और 2 ट्रू था, ठीक है? चलिए बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन है आपको, x गिवन है और y गिवन है, ठीक है? तो x है 36t और y कुछ तो गिवन है 2y बराबर समथिंग समथिंग। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है प्रोजेक्टाइल में। देखो यार ये आपका होता है u, है ना? ये हो गया आपका uy और ये हो गया आपका ux, एंगल थीटा, ये आपका प्रोजेक्टाइल, ऐसे होता है। तो यहां से हम क्या बोलते हैं कि भाई tan थीटा जो होगा ना वो होगा अपना uy डिवाइडेड बाई ux के बराबर, है ना बेटे? uy अपॉन ux के बराबर। अब बस मेरे को uy निकालना है, ux निकालना है, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट्स गिवन है, ठीक है? x को जब आप डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो वेलोसिटी मिलेगा x डायरेक्शन में, और डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 36, है ना? t का तो 1 हो गया, तो 36 मीटर पर सेकेंड। अच्छा वेलोसिटी इन y क्या मिलेगी सर? अच्छा यहाँ पे 2 भी है क्या? पहले 2 को इधर भेज देते हैं, यहाँ 2 चला गया, यहाँ पे भी 2 चला गया, है ना? यहाँ से 2 गायब कर देते हैं, ठीक है? तो इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा बेटा तो देखो 96 बेटा 2 यानी कि कितना हो गया? 48, और t का तो हो गया बेटे 1 माइनस 9.8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 4.9, है ना? 4.9 इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो ये दोबारा से बन जाएगा आपका 9.8t। चेक करो सही बोल रहा हूं? 9.8 बाई 2 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 2 और 2 कैंसिल, 9.8t। अच्छा लेकिन एक चीज याद रखना, मुझे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल ux इनिशियल uy, मतलब u बोल दिया तो इनिशियल ही है वो, है ना? इनिशियल चाहिए, तो बेटा इनिशियल के लिए क्या करोगे आप? t बराबर 0, है ना? तो जैसे ही t बराबर 0 डालते हो vy आ जाता है अपना 48 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसको u बोल सकते हो आप, क्योंकि इनिशियल लगा दिया है तो u बोल सकते हो। अब ये फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो tan थीटा बराबर uy यानी कि 48 अपॉन 36, ठीक है? अच्छा ये 12 से कैंसिल होगा क्या? 12 4 जा 48, 12 3 जा 36, ठीक है? तो tan थीटा आ रहा है बेटे 4/3। tan थीटा 4/3 मतलब ऐसा ट्राइंगल बनेगा, देखो ऐसा, है ना? ये हो गया थीटा
परपेंडिकुलर यानी कि ये वाला 4, बेस यानी कि ये वाला 3, और आप सब जानते हैं कि अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 होता है। अब इसमें लेकिन साइन के फॉर्म में गिवन है आंसर, है ना, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स। तो यार यही ट्राइंगल तो बन रहा है अपने आंसर में, तो इसका साइन थीटा निकाल लो आप, है ना। तो साइन थीटा होता है बेटा हाँ, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। हाँ, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 5, 4/5, तो साइन इनवर्स 4/5 आंसर है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। वाटर राइजेस, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। देखो जो आप कैपिलरी राइज का फॉर्मूला पढ़ते हो ना, वो होता है 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई रो आर जी, मतलब h इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू r होता है। अब बोल रहा है कि अगर कैपिलरी ट्यूब का हाफ कर दे डायमीटर, तो रेडियस भी हाफ हो जाएगा, है ना। ये t तो सरफेस टेंशन है, थीटा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, डेंसिटी, रेडियस g ग्रेविटी, है ना। अगर बोल रहा है डायमीटर हाफ, तो रेडियस भी हाफ। तो अगर मैं रेडियस को हाफ करूंगा तो कैपिलरी राइज क्या हो जाएगा, डबल, क्योंकि इनवर्स है ना बेटा। इसको मैं अगर 1/2 करता हूं तो ये डबल हो जाएगा, ठीक है ना, इनवर्स है। तो कैपिलरी राइज हो जाएगा डबल। कहां है डबल, ये रहा, है ना, सी इज द आंसर। ठीक है, चलिए डबल हो जाएगा सर। अच्छा, ये मैंने आपको, ये 2 कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये 2 कुछ नहीं है। हाँ, इन द फॉलोइंग फिगर 2 इंसुलेटिंग शीट्स विथ थर्मल रेजिस्टेंस R and 3R आर शोन इन द फिगर। टेम्परेचर थीटा कितना है, जंक्शन टेम्परेचर। कौन से चैप्टर में पढ़ाया सर, हीट ट्रांसफर में पढ़ाया बेटा, है ना। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एक हीट ट्रांसफर का टॉपिक है कंडक्शन, वहां पढ़ाया है। क्यूटी कैटरीना वाला जो फॉर्मूला होता है ना, जंक्शन टेम्परेचर। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जितना हीट करंट यहां से एंटर करेगा, है ना, उतना हीट करंट यहां से बाहर जाएगा। अब हीट करंट इज लाइक इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, है ना, V/R। तो वैसे ही अपना हीट करंट का फॉर्मूला होता है, यहां आ जाता है टेम्परेचर डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह टेम्परेचर डिफरेंस एंड डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। तो दोनों का करंट सेम होना चाहिए। तो चलो पहले इसका करंट लिखता हूं मैं। तो यहां का टेम्परेचर कितना गिवन है बेटे, 100 है सर। यहां का कितना है, थीटा। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, 100 माइनस थीटा अपॉन रेजिस्टेंस है R। ये इसका करंट हो गया, है ना, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन R। ठीक है सर, बराबर इसका क्या हो जाएगा सर, तो इसका यहाँ का टेम्परेचर थीटा, यहाँ का है 20, तो ये बन जाएगा थीटा माइनस 20 डिवाइडेड बाई 3R। इसको जो है अपन सॉल्व कर देते हैं, R ने R को मार दिया, 3 इधर आया, 300 माइनस थीटा, सॉरी 300 माइनस 3 थीटा, 300 माइनस 3 थीटा, है ना, बराबर ये बन जाएगा आपका थीटा माइनस 20। ठीक है बच्चों, तुम भी सॉल्व करो फटाफट। ठीक है, 3 थीटा उधर गया तो ये बन जाएगा 4 थीटा, और 20 इधर आया तो ये बनेगा 320। तो थीटा कितना आ जाएगा, 4 × 8 32 होता है ना, 80, है ना, 80 डिग्री सेल्सियस। अरे समझ में आ रहा है, पढ़े हो नहीं पढ़े, ये चीज पढ़े हो ना, सिंपल। ठीक है, चलो जी, 80 डिग्री सेल्सियस, बहुत बढ़िया सर। 2 cars A and B मूविंग विथ a स्पीड ऑफ 15 and 5, है ना, एक्सेलरेशन 1 और 6 है दोनों का। तो मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। देखो यार, ऐसे जब 2 कार मूव करती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव फ्रेम पे चले जाते हैं, ठीक है ना। तो मान लो मैं इसको A बोल रहा हूं, इसको B बोल रहा हूं, ये आपका वेलोसिटी ऑफ A हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ B हो गया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब मैं एक ऐसे फ्रेम पे जाता हूं बेटा जहां पे मैं निकाल रहा हूं VA विथ रेस्पेक्ट टू B। तो बताओ कौन रेस्ट पे आ गया इस फ्रेम पे। मैंने पढ़ाया आपको रिलेटिव मोशन में, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हो वो चीज रेस्ट पे आ जाती है। चोर पुलिस वाले क्वेश्चन करवाए थे ना, चोर रेस्ट पे आ जाता है, पुलिस जाके उसको पकड़ती है ना। तो B इसमें रेस्ट पे आ जाएगा बेटा। तो ये नया फ्रेम बन गया, ये A है, ये आपका जो है B है, और B जो है बेटे वो आपका रेस्ट पे है। ठीक, अब देखो इस फ्रेम पे एक अलग ही चीज हो रही होगी। क्या हो रही होगी, चलो B का वेलोसिटी तो 0 हो गया इस पे, है ना। इसमें A की वेलोसिटी कितनी होगी, वो यहां से निकलेगा VAB, तो दैट इज VA माइनस VB। तो बेटे VAB देख कितना आ जाएगा, 15 माइनस 5 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, ये देखो एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस B, है ना, तो 1 माइनस 6 यानी कि आ जाएगा आपका -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इस फ्रेम पे क्या चल रहा है भूल जाओ, इस फ्रेम पे देखते हैं क्या चल रहा है। इस वाले फ्रेम पे ये रेस्ट पे है, ठीक। ये भाई साहब अपनी इनिशियल वेलोसिटी 10 से चल रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, और इनका एक्सेलरेशन -5 है, मतलब पीछे की तरफ 5 है। सबको चमका? मैंने सिर्फ एक रिलेटिव फ्रेम लिया और कुछ नहीं किया अभी तक, है ना। मैंने खाली इसकी वेलोसिटी निकाली बी के रेस्पेक्ट में, यहां लिख दी, ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, ए का एक्सेलरेशन बी के रेस्पेक्ट में, यहां लिख दिया। पीछे क्यों लगाया सर? नेगेटिव है बेटा, देख ले, नेगेटिव मतलब डिसेलरेशन हो रहा है, ये इसके रेस्पेक्ट में डिसेलरेट कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कम था। अब देखो क्या होगा, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है बेटा, तो क्या होता है ना, ये पार्टिकल धीरे धीरे स्लो डाउन करेगा, आगे जाएगा, स्लो डाउन करेगा। 10 से चल रहा है, 5 से डिसेलरेट हो रहा है, तो यहां उसकी वेलोसिटी 10 है, थोड़ी देर बाद 5 हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी। तो जब 0 हो जाएगी उसके बाद ये यू टर्न मार लेगा, क्योंकि कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेशन को अचीव करने की कोशिश करता है कि जिधर एक्सेलरेशन है फाइनली तो वो वहीं जाएगा। वो तो चलो इनर्शिया की वजह से आगे जा रहा था, बट घूम फिर के जाना तो उसको इधर ही है जहां एक्सेलरेशन है, तो इट विल टेक अ यू टर्न। तो ये जो दूरी बनेगी ना, ये उनके बीच की मिनिमम दूरी बन जाएगी। याद है हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ते हैं एटम्स में, अल्फा पार्टिकल को भेजते हैं यहाँ से, अल्फा पार्टिकल आता है यहाँ से, न्यूक्लियस उसको रिपेल करता है, बोलता है दूर चला जा, दूर चला जा, फिर आता है काफ़ी दूर तक आता है, फिर वापस चला जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। ये कुछ वैसा ही है। आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, मिनिमम सेपरेशन मतलब वही होता है, ठीक है ना। तो हमें बस ये पता करना है कि जब ये 10 से चला तो इसने कितनी देर बाद या कितना चल के यू टर्न मारा होगा, कितना चल के यू टर्न मारा होगा। उसका एक सिंपल सा फंडा है, जब वो यू टर्न मार रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी। मानते हो ना? कोई भी पार्टिकल जब अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, रिवर्स करता है, तो वहां पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, जहां पे वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो यार ये तो सिंपल सा केस हो गया, u बराबर 10, v बराबर 0, a बराबर -5। तो लगाओ फॉर्मूला, निकालो आंसर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, v कितना है सर? 0, स्टॉपिंग डिस्टेंस टाइप हो गया ये, है ना। u कितना है? u 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100। माइनस क्यों लिख रहे हो सर? क्योंकि एक्सेलरेशन -5 है, तो 5 2 जा 10, तो -10 इंटू ये हो गया डिस्टेंस, s की वैल्यू आ रही है बेटा 10 मीटर। मतलब ये 10 मीटर तक जाएगा, इस फ्रेम पे 10 मीटर तक जाएगा, फिर यू टर्न मार के आ जाएगा, है ना। 10 मीटर तक जाएगा, फिर यू टर्न मार के आ जाएगा। तो सर ये तो कितने डिस्टेंस में यू टर्न मारेगा वो आया, तो यहां से कितनी दूरी है इसकी, कितना दूर रह गया था? तो बेटे देख, टोटल दूरी 20 थी, टोटल दूरी कितनी थी? 20 में से कितना कवर कर चुका था वो? 10। उसके बाद वापस लौट गया, तो बचा कितना था? 10 ही तो बचा था। इधर भी 10 बच जाएगा, टोटल में से घटा दो, है ना। टोटल यहां से यहां तक 20 है, 20 में से 10 कवर कर चुका था, 10 रह गया, है ना। तो दैट इज योर आंसर, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक पास्कल्स लॉ नाम की चीज तुमने सुनी होगी कि प्रेशर इज मतलब चेंज इन प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस एट ऑल पॉइंट्स। तो देखो यहाँ पे 600 का वजन रखा है, यहाँ पे 1000 का। तो एक चीज तो क्लियर हो गई यार कि यहां से जो प्रेशर लगेगा यहाँ पे वो होगा 600 डिवाइडेड बाय एरिया, और यहाँ पे होगा बेटा प्रेशर 1000 अपॉन एरिया। जाहिर सी बात है, हर कोई जानता है कि यहां से प्रेशर ज्यादा लग रहा है, तो यहां भी प्रेशर मेरे को ज्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब ये फोर्स मेरे को ज्यादा लगाना पड़ेगा इसके कंपैरिजन में, है ना। यहाँ 600, अरे यार चलो तुम ऐसे बोलो, चलो इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? देखो शेप साइज सब सेम है ना। ये देखो छोटा बड़ा ये सब सेम है। अब यहां पे तुमको ज्यादा वजन उठाना है, यहां पे कम वजन उठाना है। ये 600 ये 1000 है, कहां ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? इसमें। तो ये एक तो साफ साफ दिख नहीं रहा ना, ये एफ ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। मैं एक बात तो समझ गया कि एफ बी बड़ा है एफ ए से, ये तो सब कुछ क्लियर हो गया कि यहाँ पे ज्यादा वजन है, ये 1000 लिखा है बेटा, ठीक है ना, यहाँ 600 लिखा है, तो यहाँ ज्यादा फोर्स लगेगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो दो गाड़ियां उठानी है सर, 600 की, तो 1200 होगा क्या? यहाँ 600 का एक उठाना था, ठीक है, यहाँ 1000 का एक उठाना था, ठीक है, यहाँ 600 दो उठाने हैं। पास्कल्स लॉ याद रखो, whatever change in pressure is there at this point, जो भी आप यहाँ पे प्रेशर चेंज करेंगे उतना ही प्रेशर चेंज यहां भी ट्रांसमिट होगा, यहां भी ट्रांसमिट होगा, भेदभाव नहीं होगा।
ठीक है ना। तो 600 को उठाने के लिए जितना प्रेशर लगाना पड़ रहा है उतना ही यहां लगाना पड़ेगा और आप दोनों गाड़ियों को उठा पाएंगे। तो ये जो 600 वाले का आंसर है, इसका आंसर है ना, वो दोनों सेम है, सेम एफर्ट लगेगा दोनों में, क्योंकि पास्कल्स लॉ क्या कहता है यार, उतना ही प्रेशर हर पॉइंट में, हर डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रहा है ना। तो यहाँ पे 600 उठाना है, यहाँ पे 600 उठाना है, सेम प्रेशर लगेगा, यहाँ पे भी 600 है, सेम प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर ऐसा नहीं कि यहाँ ज्यादा और यहाँ कम लग रहा है, यहाँ से जो भी आपने चेंज इन प्रेशर किया वो यहाँ भी पहुंचा और यहाँ भी पहुंचा, ठीक है ना। तो दोनों 600 को उठा देगा सेम एफर्ट में। तो इसका और इसका सेम, इसका ज्यादा है ना, तो बी ज्यादा हो गया, ए और सी आपका बराबर हो गया, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ठीक है। बी बड़ा है, ए और सी बराबर है, राइट बेटा। चलिए, रॉकेट मास गिवन है, कंज्यूम करता है एट अ रेट ऑफ इतना, ये फ्यूल कंजम्पशन है बेटा, dm/dt है ना, और वेलोसिटी ऑफ गैसेस इजेक्टेड इज इतना। तो बताइए थ्रस्ट कितना है। तो आप जानते हैं बेटा, रॉकेट का जो थ्रस्ट फोर्स होता है वो होता है v dm/dt, जहां पे v है बेटा कितने स्पीड से गैसेस बाहर आ रही हैं, और dm/dt कितना फ्यूल बर्न हो रहा है पर सेकेंड। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मास ऑफ रॉकेट का कोई एज सच यूज नहीं है, ये तब यूज होता है जब रॉकेट का एक एक्सेलरेशन गिवन होता है, वो भी आपको बता देता हूं, ठीक है। मान लो आपका रॉकेट है बेटा, है ना, रॉकेट है, रॉकेट का मान लो मास कुछ गिवन है, तो कुछ वेट हो गया उसका mg, थ्रस्ट फोर्स आप यहां से निकाल लेंगे, कुछ एक्सेलरेशन दिया होता है, तो जो सेकेंड इक्वेशन बनता है वो होता है थ्रस्ट फोर्स माइनस वेट ऑफ द रॉकेट बराबर m इंटू ए, न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या इसकी कोई आवश्यकता है यहाँ पे? नहीं। क्यों सर? क्योंकि वो एक्सेलरेशन की बात ही नहीं कर रहा है, वो तो खाली मेरे से थ्रस्ट फोर्स पूछ रहा है, उसका फॉर्मूला तो इतना सा है बस, v dm/dt, तो लगाओ। बट ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें एक स्टेप और भी करना होता है, वो ये है ना, नेट फोर्स, ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स, नेट फोर्स बराबर ma करना होता है, वो नहीं करना है यहाँ पे। तो वेलोसिटी हो गई 5 × 10⁴ और dm/dt हो गया बेटा 40 kg पर सेकेंड, है ना। अब देख लो यार कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है। 5 चौक 20, 20 में से एक जीरो यहाँ आ गया, एक जीरो यहाँ है, इंटू 10⁴, 200 × 10⁴, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ 2 × 10⁶, है ना। सो दैट इज द आंसर। हो रहे क्वेश्चन, है ना, करो भाई करो, बहुत जरूरी है। ये है बेटा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स पे सवाल, ठीक है। इसमें बहुत सिंपल है, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओ, जितना वॉल्यूम अंदर आया पर सेकेंड उतना वॉल्यूम बाहर भी जाएगा पर सेकेंड, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम कितना अंदर आया उसका फॉर्मूला होता है A1V1, तो यहां से A1V1 आया बराबर, यहां से मान लो A2V2 बाहर गया प्लस यहां से A3V3 बाहर गया, ठीक है। तो लगाओ, यहां का एरिया क्या है बेटा, A है, V1 कितना गिवन है देखो 3, तो A × 3 दिख रहा है ना, ये 3 है, ठीक है, बराबर। यहां से देखो कितना बाहर जा रहा है, A एरिया हो गया और 1.5 हो गया बेटा वेलोसिटी, प्लस यहां से कितना बाहर जा रहा है देखो 1.5 एरिया हो गया और वेलोसिटी देखो v, मेरे को क्या निकालना है, v निकालना सर। a ने a को मारा, ठीक है सर, ये हो गया 3, ये 1.5 इधर आया तो माइनस 1.5 बराबर 1.5 v बराबर हो जाएगा आपका 1, है ना। दैट इज द आंसर, ठीक है। चेक करो भाई, डन ना। चलिए बहुत बढ़िया। सिंपल पेंडुलम एक ट्रॉली में रख दिया गया है जिसको आगे की तरफ एक्सेलरेट किया गया, तो पेंडुलम कितना एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ। मतलब ये तो स्टैंडर्ड केस है जो आपको, है ना, कहां पे पढ़ा दिया जाता है, लॉज ऑफ मोशन में जब आप पढ़ रहे होते हो सूडो फोर्स। देखो एक ट्रॉली है, ठीक है, ट्रॉली में एक पेंडुलम लगा हुआ है, डन सर। मैंने ट्रॉली को आगे बढ़ाया ए एक्सेलरेशन से, मान लो, है ना, राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ वॉट एवर जो भी गिवन रहेगा, मैंने उसको आगे बढ़ाया ए एक्सेलरेशन से। तो पेंडुलम का जो मास है उस पर एक सूडो फोर्स आएगा, किधर आएगा सर, पीछे, बिकॉज सूडो फोर्स इज ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो अगर फ्रेम का एक्सेलरेशन आगे तो बेटा सूडो फोर्स पीछे, सूडो फोर्स पीछे, डन सर, सूडो फोर्स पीछे। तो जाहिर सी बात है अगर सूडो फोर्स पीछे लग रहा है तो ये पेंडुलम सीधा नहीं रहेगा, ये थोड़ा बैकवर्ड की तरफ टिल्ट हो जाएगा, है ना, सूडो फोर्स की वजह से ऐसे बैक में टिल्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो इस पे एक फोर्स ये लग गया बेटा सूडो, और ग्रेविटी माता भी रहेंगी, ग्रेविटी थोड़ा ना पीछे छोड़ देगी,
है ना, ग्रेविटी भी तो रहेगी बेटा। हाँ सर ग्रेविटी भी है सर, ठीक है। तो ग्रेविटी नीचे। अच्छा अब मेरे को क्या निकालना है बेटे, वर्टिकल के साथ एंगल, ये थीटा निकालना है। तो यहां से ऐसे बना ले, ये थीटा हो गया। अब सिंपल है देख, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। तो ये MA है तो ये MA हो गया, जानते हो ना पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज अलाउड। तो एक ट्राइंगल बन रहा होगा आपका ऐसा, ये MA हो जाएगा, है ना, ये MA हो जाएगा इधर, और ये आपका MG हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस MA अपॉन MG, मास ने मास को मारा, तो tan थीटा आ रहा है बच्चों A अपॉन G, है ना, A अपॉन G एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, A अपॉन G tan थीटा, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा आंसर है। सो tan इनवर्स A बाई G ऑब्वियसली, है ना, tan थीटा इतना है तो थीटा इतना हो जाएगा वर्टिकल के साथ इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है ना, पीछे की तरफ, है ना बेटा। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, यहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए स्प्रिंग पता नहीं क्या क्या बना दिया है। एक चीज याद रखना हमेशा, अगर आपको सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो आप पूरे सिस्टम को एक साथ मान लेंगे और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। तो अगर मैं इसको तीनों को एक सिस्टम मान लूं बेटा, है ना, तो M1 मास, स्प्रिंग और M2 मास सब मिला के एक सिस्टम है। तो सिस्टम पे कितना नेट फोर्स लगा वो देखते हैं। इधर से F1 इधर से F2, तो जो भी बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग F1 माइनस F2 इतना नेट फोर्स लग जाएगा। मानते हो ना, एक फोर्स इधर से लग रहा है एक उधर से लग रहा है, दोनों को घटा दो तो नेट फोर्स हो गया। अब मेरे पास नेट फोर्स है और वो बोल रहा है कि दोनों सेम एक्सेलरेशन से आगे भाग रहे हैं। तो मेरे पास फॉर्मूला है कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम बराबर नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास M1 प्लस M2 है, हो गया, यही आंसर है मेरा एक्सेलरेशन का। अब आप बोलेंगे सर स्प्रिंग का फोर्स कहां गया, वो इंटरनल हो गया। मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया, इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, है ना। जब आप इन तीनों को सिस्टम मान लेते हो तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स घर की बात हो जाती है ना। स्प्रिंग ने मास को मारा, मास ने स्प्रिंग को मारा, दोनों ने पापा मम्मी को नहीं बताया वरना कूटे जाएंगे, है ना, क्योंकि वो घर की बात है, ठीक है ना। हाँ अगर तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बनाओगे M2 का, तो फिर तुमको स्प्रिंग फोर्स दिखाई देगा, लेकिन वो बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सिस्टम का एक्सेलरेशन चाहिए, है ना। तो बन गया, बस सिस्टम बनाओ, इंटरनल फोर्सेस गायब, जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनका डिफरेंस निकालो, F1 माइनस M2 F2 डिवाइडेड बाई टोटल मास, ठीक है बेटा। चलो पहला ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। Which of the substances has highest specific heat if heat is given to A, B, C same rate, है ना, सेम रेट पे मैंने हीट दिया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि द टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ मेरे को गिवन है, बताओ किसका हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट होगा, ठीक है, किसका हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट होगा। देखो बेटा, आप सेम हीट रेट दे रहे हो, अब जिस वस्तु का स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है उसको एक टेम्परेचर तक पहुंचाने में समय भी थोड़ा ज्यादा लगेगा, है ना, समय आपको ज्यादा लगेगा। उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक पहुंचाना चाहोगे जब आप, तो आपको टाइम जो है बेटा ज्यादा देना पड़ेगा। तो देखते हैं किसमें ज्यादा टाइम देना पड़ता है। तो मान लो किसी एक टेम्परेचर तक पहुंचाना है इनको, कोई एक टेम्परेचर मैंने फिक्स किया, ठीक है। इस टेम्परेचर तक पहुंचने में ए को बहुत कम टाइम लग रहा है, बी को थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, सी को देखो कितना ज्यादा टाइम लग रहा है। तो सेम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर दिया मैंने, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज सेम, सभी को मैं बराबर जूल पर सेकंड या कैलोरी पर सेकंड हीट दे रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक पहुंचने में सी को सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, सी सबसे लास्ट में पहुंच रहा है क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है ना। तो हेंस द करेक्ट आंसर विल बी कि भाई सी का जो स्पेसिफिक हीट है वो सबसे ज्यादा है ना। तो कहां दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन, है ना, सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। लिखो इसको फटाफट। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हो, देखो हीट ट्रांसफर बराबर होता है ms डेल्टा टी, है ना, s इज द स्पेसिफिक हीट बेटा, ठीक है। अब अगर मैं इसको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर में कन्वर्ट करूंगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर में, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, इसको लिखूंगा dq बाई dt, है ना, टाइम से डिवाइड, और इधर भी ms
dt/dt, है ना, d कैपिटल T अपॉन dt। अब टाइम से डिवाइड करोगे तो दोनों तरफ करोगे बेटा, एक तरफ तो करोगे नहीं, है ना, तो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो बेसिकली, है ना। तो dq/dt इधर हो गया, m कांस्टेंट s कांस्टेंट, dt/dt, ये टेम्परेचर चेंज है और ये टाइम है। अब उसने बोला देखो यार मास वास तो सेम है, कांस्टेंट है, हीट ट्रांसफर रेट भी सेम है, देख उसने बोला है हीट ट्रांसफर रेट इज सेम, कहां बोला है, कहां बोला, कहां बोला, कहां बोला है, हाँ सेम रेट पे हीट सप्लाई हुआ है, तो दैट इज हीट ट्रांसफर रेट, वो भी सेम है। तो आप देखोगे तो s इंटू dt/dt, s इंटू dt/dt ये आपका कांस्टेंट हो गया। अब बताओ ये dt/dt क्या है बेटे, स्लोप, इसका स्लोप है, इधर कैपिटल T इधर स्मॉल t, तो ये dt/dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप। तो मैं बोलूंगा स्पेसिफिक हीट इंटू स्लोप, ये आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है। यानी कि अगर किसी ग्राफ में आपको स्लोप कम दिख रहा है, मान लो स्लोप आपको कम दिख रहा है, तो इसका मतलब उसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, तभी तो प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। और ऐसे नहीं चमकता तो ऐसे चमकाओ, देखो उसको और एक स्टेप और लिखो उसके आगे, स्पेसिफिक हीट बराबर कांस्टेंट अपॉन स्लोप, है ना, यहां आ जाएगा सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय स्लोप। तो देख बेटा इनवर्स का रिलेशन है कि नहीं, स्पेसिफिक हीट में और इस ग्राफ के स्लोप में इनवर्स का रिलेशन है। तो अगर स्लोप कम होगा स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी, इसलिए मैंने बोला सी का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, स्लोप उसका कम है। या फिर लॉजिकली भी कर सकते हैं कि सेम टेम्परेचर तक पहुंचने में सी को ज्यादा टाइम लग रहा है, हेंस इट हैज मोर स्पेसिफिक हीट वैल्यू, ठीक है। दो तरीके मैंने आपको समझा दिए, है ना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। हाँ जी, यहाँ बड़े बड़े क्रिस्टल्स हैं सॉल्ट के, ठीक है, बड़े बड़े क्रिस्टल्स हैं और यहाँ बहुत छोटे छोटे हैं, ऐसे सॉल्ट पाउडर है। जब ये डिसॉल्व हो जाएगा पानी में तो जो सॉल्यूशन बनेगा किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, किस सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। देखो लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है कि जब इन क्रिस्टल्स को तोड़ा जाएगा, बेसिकली ये मेल्ट होंगे, है ना, तो दे विल रिक्वायर सम हीट, लेटेंट हीट की आवश्यकता होगी, कुछ एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो इस ये सॉल्ट का क्रिस्टल कहता है कि मुझे एनर्जी दो, मुझे डिसॉल्व होना है, मुझे एनर्जी दो, मुझे डिसॉल्व होना है। तो ये एनर्जी कहाँ से आएगा, ये हीट कहाँ से आएगा, लेटेंट हीट कौन देगा, वाटर देगा, और कौन दे सकता है, सराउंडिंग में तो वाटर ही है। तो ये पानी से हीट ले लेगा, पानी से हीट ले लेगा। तो सोचो पानी से तुमने हीट ले लिया, इधर से भी ले लिया, इधर से भी ले लिया, इधर से भी ले लिया, तो यार पानी तो ठंडा हो जाएगा। फिर पानी से तुम हीट लोगे और डिसॉल्व कराओगे क्रिस्टल को, तो पानी तो यार ठंडा हो जाएगा, है ना। तो यहां पे मैं बोलूंगा कि पानी तो यार कूल हो जाएगा। लेकिन यहां पे देखो ऑलरेडी सॉल्ट को पाउडर फॉर्म में बनाने के लिए ऑलरेडी एक बार एनर्जी स्पेंड कर दी जा चुकी है। अब कैसे की गई मुझे नहीं पता, बट हाँ जो क्रिस्टल है उसको छोटे छोटे पाउडर में ऑलरेडी तोड़ा जा चुका है। तो अब तो पाउडर है, वो तो आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा, वो पानी को ज्यादा परेशान नहीं करेगा। पानी को बोलेगा कोई बात नहीं, तुम अपना टेम्परेचर हाई रखो, तुम अपना टेम्परेचर हाई में हो तो हाई ही रखो, तुमको हम ठंडा नहीं करेंगे ज्यादा। इसको ठंडा कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इनको एनर्जी चाहिए टूटने के लिए, डिसॉल्व होने के लिए, तो पानी से ढेर सारी एनर्जी लेके फिर ये टूट रहे हैं। बट ये तो ऑलरेडी टूटे हुए हैं बेटा, टूटा टूटा एक परिंदा, है ना, ऑलरेडी टूटा हुआ है, क्या एनर्जी लेगा ये, फटाफट डिसॉल्व होगा और पानी का जैसा टेम्परेचर था वैसा ही छोड़ देगा। तो रिलेटिवली आप देखोगे ना तो ये ज्यादा ठंडा हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि गर्म कौन रहेगा, तो रिलेटिवली यही गर्म रहेगा, है ना, सेकंड वाला गर्म रहेगा, ठीक है। तो मेरा आंसर है, क्या पूछा है, कौन सा टेम्परेचर हायर है, तो बी का टेम्परेचर हायर है, ठीक है ना। रिलेटिवली, ऐसा नहीं कि ये हीट हो गया है, ऐसा नहीं कि ये हीट हो गया है ना, बट हाँ रिलेटिवली अगर आप देखेंगे तो ये कूल हो जाएगा, तो ये हाई टेम्परेचर पर रहेगा, ठीक है, उसके कंपैरिजन में। ठीक, अब देखो बेटा ये एसएचएम का सवाल है, ठीक है ना। एसएचएम में टाइम पीरियड होता है बेटे 2 पाई अंडर रूट, है ना, m/k, ठीक है, m/k। तो बोल रहा है अगर तुम इस k1 को, इसको k1 मान लो, इसको k2 मान लो, अगर सिर्फ k1 लगाते हो आप, सिर्फ k1, सिर्फ एक ही स्प्रिंग लगाते हो, तो जो टाइम पीरियड आता है वो t1 आता है, ठीक, एक स्प्रिंग से k1 से t1 आता है, k1 से t1 आता है। सिर्फ k2 लगाते हो, सिर्फ ये, दोनों नहीं, सिर्फ ये, तो t2 आता है। और अगर दोनों साथ में लगाते हो तो टाइम पीरियड t आता है। तो बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन t, t1 एंड t2। तो देख बेटा मैं तेरे को तीनों चीजें यहां पे करके दिखाता हूं। मैं एक काम करता हूं, फ्रीक्वेंसी समझा देता हूं, फ्रीक्वेंसी से ज्यादा आसान है समझना। टाइम पीरियड तो 1 हो जाएगा, है ना। अब देखो मान लो बेटा मैं बोलता हूं कि ठीक है यार, यहाँ पे ना सिर्फ k1 लगा देते हैं, यहाँ पे मास लगा देते हैं,
तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी F1 वो हो जाएगी 1/2 अंडर रूट K1/m। फ्रीक्वेंसी में K/m, टाइम पीरियड में m/k, है ना, तो यहाँ पे K1/m। ठीक है, फिर मैं बेटा चलो इसको कर देता हूँ K2 स्प्रिंग और इसको m रखते हैं। तो देखो F2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा अंडर रूट में कितना, K2/m हो जाएगा। K2 आ गया सर। अब लास्ट के केस में देखोगे तो दोनों को पैरेलल में लगाया गया बेटा, है ना, ये K2 है, ये K1 है, दोनों पैरेलल में है, ये m है। तो आप जानते हो कि जब SHM में मतलब स्प्रिंग में K1 K2 पैरेलल में होते हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं। K इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, K1 + K2। जैसा कैपेसिटर में होता है वैसा स्प्रिंग में। अब तुम लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट नहीं हो, वरना मैं इंजीनियरिंग वाले को, IIT और मेंस वालों को ये ट्रिक देता हूं कि जो फॉर्मूला कैपेसिटर में है वही फॉर्मूला स्प्रिंग में है, CS, क्योंकि उनका CS ब्रांच सपना होता है, कंप्यूटर साइंस, है ना, उनको CS ब्रांच में एडमिशन चाहिए होता है, IIT बॉम्बे CS। तो ऐसे रटा देता हूं उनको मैं कि ठीक है CS। तो जो फॉर्मूला कैपेसिटर में है इक्विवेलेंट का, पैरेलल जुड़ जाता है ना, वही फॉर्मूला S में है, यानी कि स्प्रिंग में भी है। ठीक है, तो ठीक है, वो याद करने के लिए बस तुम भी कर सकते हो। तो 1/2 अंडर रूट, अब कैपेसिटर वाला केस है, पैरेलल मतलब जुड़ जाएगा, तो K1 + K2, है ना, K1 + K2 डिवाइडेड बाई m। अब देख बेटा, अब देख, मेरे को बस इतना बताओ, ये f है ना, ये F2 नहीं है, सॉरी, ये f है, फाइनल वाला क्या है बेटा, f है, जब दोनों को साथ में लगाया f है। अब सोचो अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ता हूं, F1² + F2², F1² + F2², देखो तो क्या मिलेगा, देखो 1/2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा दोनों से, है ना। अब ये रूट और रूट गायब हो गए, अंदर बचेगा बेटा K1 + K2 डिवाइडेड बाई m। ठीक है सर, इतना आ रहा है। अच्छा ये किसके बराबर है पता है, इसके स्क्वायर के बराबर है, चेक करो, है ना, ये F² के बराबर आ रहा होगा, चेक करो, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर इंटू ये K1 + K2/m। अरे हाँ सर सही कह रहे हो आप, K1 + K2/m, है ना, ये दोनों तो चलो कैंसिल ही हो गए, ये दोनों बराबर है, देखो, है ना, बराबर आ रहे हैं। अरे वाह, यानी कि जब ऐसा केस हो तो आपका जो, इसको F लिख लो यार, है ना, F² है वो F1² + F2² के बराबर आता है। तो सर टाइम पीरियड पूछ रहा था वो तो क्वेश्चन में मेरे से, तो बेटे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है, 1/f होता है टाइम पीरियड, है ना, टाइम पीरियड इज 1/f, या फिर f बराबर 1/t। तो जब तुम इसको 1/t लिखोगे तो ये बन जाएगा 1/t², 1/t1², 1/t2², है ना। चाहो तो नीचे से ऊपर ले आओ तो बनेगा t⁻², t1⁻², t2⁻², हो गया आंसर, यही आंसर है ना, t⁻², ये देखो, बराबर t1⁻² + t2⁻², है ना। तो फ्रीक्वेंसी पूछे तो ये रिलेशन बनेगा, टाइम पीरियड पूछे ये रिलेशन बनेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड है, असर्शन रीजन है बेसिकली। 2 or more than 2 physical quantities may have same dimension। बहुत सारे हैं, एनर्जी है न्यूटन मीटर, टॉर्क है न्यूटन मीटर, है ना, और स्पीड है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जिनका डायमेंशन सेम होता है। सही बात है। अब फिजिकल क्वांटिटी मे हैव सेवरल यूनिट्स, हाँ, जैसे एनर्जी का जूल भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है ना, तो सेवरल यूनिट्स भी हो सकते हैं, ये भी ठीक है। बट क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है क्या, ना। तो आंसर क्या है सर, 1 is 2, 2 is true and 2 is not the correct explanation for 1, है ना, तो B is the सही आंसर हो गया। ठीक है, B is the correct आंसर। चलिए बेटा, 3 आइडेंटिकल रॉड्स, देखो बेटा ये भी आपका बेस्ड है हीट ट्रांसफर पे, जंक्शन टेम्परेचर पे। यहां का टेम्परेचर 600, 0, इसको अपन T मान लेते हैं, इसको अपन T मान लेते हैं, है ना। सब आइडेंटिकल हैं, ऑल 3 रॉड्स आर आइडेंटिकल, तो इसका KAL लेंथ एरिया और थर्मल कंडक्टिविटी सेम, देखो बेटा KAL हो जाएगा, इसका भी देखो KAL हो जाएगा। कंसेप्ट क्या है, मान लेते हैं यहां से हीट अंदर आ रहा है, यहां से हीट अंदर आ रहा है, यहां से बाहर जा रहा है, तो जो KCL में करते हो ना, करंट कमिंग इन बराबर करंट गोइंग आउट,
तो मैं कह लेता हूं कि यहां से मान लो H1 करंट अंदर आया, यहां से मान लो H2 करंट बाहर आया, अंदर आया, ये H3 बाहर गया, तो अंदर बराबर बाहर, तो H1 प्लस H2 अंदर और H3 बाहर। अच्छा सुनो, कुछ भी मान सकते हो आप, ये भी मान सकते थे कि यहां से अंदर आया, यहां बाहर गया, यहां बाहर गया, सेम आंसर आता है, ट्राई कर लेना, है ना। मैंने रैंडमली माना है, मेरे को थोड़ा ना पता है कौन अंदर आया कौन बाहर गया, मैं तो ऐसे रैंडमली कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब देखो H1 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H क्या है, QT, Q बाई टी, हीट करंट, है ना, हीट करंट इज H, Q बाई टी, हीट अपॉन टाइम, QT कैटरीना अपॉन विकी कौशल, ये फॉर्मूला है ना। तो QT बराबर कैटरीना, तो H1 हो जाएगा K A, टेम्परेचर डिफरेंस 600 माइनस T, है ना, हो गया कैटरीना, हो गया KAT डिवाइडेड बाय विकी कौशल L। ठीक है बेटे, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं ताकि और जगह मिल जाए अपने। अरे 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 नहीं भाई, बुरा मत मानो भाई, ऐसा मत करो भाई हमारे साथ, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बुरा मान रहा है ना, छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो दूसरे वाले में H2 में क्या आएगा, प्लस, सेम आएगा बेटा, देख KAL तो सेम ही है ना, तो वो भी आ जाएगा तेरा KA बाई L और टेम्परेचर 600 माइनस टी, ठीक है सर, 600 माइनस टी बराबर H3, सेम आएगा, KA बाई L तो सेम ही है, KA बाई L, लेकिन टेम्परेचर आ जाएगा T माइनस जीरो, देखो यहाँ T है यहाँ जीरो है, तो ये आ जाएगा आपका T माइनस जीरो, है ना, T माइनस जीरो, T माइनस जीरो, इसको अपने को सॉल्व करना है, ये जो है ना पूरा का पूरा अपने को सॉल्व करना है। तुम डर रहे हो क्या इससे, डरने की बात है ही नहीं। देखो KAL बाहर आके, KAL बाहर आके यहां से कैंसिल हो गया, बचा क्या 600 माइनस टी, 600 माइनस टी यानी कि 1200 माइनस 2T बराबर, इधर क्या बचा T माइनस जीरो, T माइनस जीरो, ठीक है सर, जीरो तो चलो जीरो ही है, यहां बच गया 1200, 2T को उधर भेजोगे 3T बन जाएगा, T आ जाएगा आपका 400 डिग्री सेल्सियस, है ना जी। अगर आपने मुझसे हीट ट्रांसफर पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन क्लास में हुआ है, ये 3 रॉड वाला 2 रॉड वाला दोनों हुआ है, और इस डिस्कशन में आप दोनों क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। अ बॉडी इज स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, है ना, म्यू आपका 0.5 है, स्लाइड डाउन कर रहा है। अगर नॉर्मल रिएक्शन जो है वो रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स का डबल है, अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन इज ट्वाइस दैट ऑफ रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स। देख बेटा, फ्रिक्शन में तुमने क्या पढ़ा है, देखो इंक्लाइन प्लेन का फ्रिक्शन में तुमने क्या पढ़ा है, देखो एक ब्लॉक है, ठीक, इस पे जो नॉर्मल लगता है बेटे वो होता है mg cos थीटा, मानते हो, है ना, यही नॉर्मल होता है बेटे, है ना, mg cos थीटा, बिल्कुल सर। और सोचो इधर कितना लगता है डाउनवर्ड, mg sin थीटा, ठीक है, और पीछे फ्रिक्शन कितना लगता है, फ्रिक्शन लगता है म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, एन हो गया mg cos थीटा। तो सोचो जो नेट डाउनवर्ड फोर्स हुआ वो कितना हुआ, ये नीचे और ये ऊपर, दोनों को घटा दो, उतना नेट डाउनवर्ड हुआ। तो अब ये बोल रहा है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है अपना ये, है ना, ये डबल है रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स के। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, है ना, मैं लिखूंगा कि भाई साहब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो नॉर्मल रिएक्शन है यानी कि mg cos थीटा है वो डबल है किसके सर, नेट डाउनवर्ड फोर्स के, तो दिस माइनस दिस के, है ना, तो मैं लिखूंगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, ये आपका नेट डाउनवर्ड फोर्स है। समझ आ रही बात, है ना, ये नीचे ये ऊपर, दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 2 बराबर नॉर्मल फोर्स। आप ध्यान से देखोगे बेटा तो mg तो कैंसिल ही होना है दोनों तरफ से, है ना, mg 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 तो कैंसिल हो गए, ठीक है। यहां बचा सिर्फ cos थीटा, यहां बचा आपका 2 sin थीटा माइनस ये 2 अंदर जाएगा तो 2 म्यू, और म्यू कितना है 0.5, तो 2 इंटू म्यू 2 इंटू 0.5 यानी कि 1, है ना, तो यहां लिखूंगा 1 cos थीटा। समझ आ रहा है ना, ये 2 अंदर गया, म्यू से मल्टीप्लाई हुआ, म्यू 0.5 है, 0.5 इंटू 2 इज 1। तो अब देखो यहां माइनस cos थीटा, यहां cos थीटा, ये माइनस उधर ले आओ तो ये बन जाएगा आपका 2 cos थीटा बराबर 2 sin थीटा, ठीक है, 2 ने 2 को मारा, अब मिलेगा आपको sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर 1, और ये कब होता है बेटा, इसका मतलब है tan थीटा 1
45 डिग्री, है ना। इसका मतलब बच्चे tan थीटा 1 यानी कि 45 डिग्री। क्लियर है भाई, है ना। चलो भाई, चलो 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 आगे बढ़ते हैं, है ना। यस, 45 डिग्री। In order that heat flows from one part of solid to another part, what is required? टेम्परेचर ग्रेडियंट। अच्छा, टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है बेटा डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ, इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं, है ना। केल्विन अपॉन मीटर इसका यूनिट होता है। टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, चलिए। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपने एसएचएम में किया होगा। एक ब्लॉक बीच में इधर एक इधर है, बताओ सीरीज है कि पैरेलल है? पैरेलल है सर, है ना। ये दिखता सीरीज जैसा बट होता पैरेलल है, पढ़ा है ना। क्योंकि ये अगर नीचे आएगा तो एक्स नीचे आएगा, तो ये एक्स कंप्रेस हुआ, ये एक्स आपका एलोंगेट हुआ, दोनों देखो एलोंगेशन सेम है ना, स्ट्रेच सेम है, व्हाटएवर, तो आप बोलेंगे दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल में बेटा पहली बात, अगर ये भी के है ये भी के है, तो पैरेलल में के इक्विवेलेंट 2k हो गया। अब दूसरी चीज, एक चीज और पढ़ाई मैंने एसएचएम में कि कितने भी एंगल पे रखो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपका टाइम पीरियड हमेशा सेम आता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्लाइन एंगल। आप हॉरिजॉन्टल रखो तो भी सेम टाइम पीरियड आएगा एसएचएम में, ऐसे इंक्लाइन रखो सेम आएगा, वर्टिकल रखोगे सेम आएगा, ठीक है। और कितना आएगा सर? तो टाइम पीरियड होता है बेटा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट कितना है? 2k, तो आंसर आएगा ए वाला, है ना। ये देखो 2 पाई अंडर रूट ऊपर चला गया, 1/2 बन गया, m/2k, ठीक है, m/2k, डन सर। बोल रहा है पीवी डायग्राम आपको दिया गया है ना, और ये 4 प्रोसेस हैं। प्रोसेस पहचानना आता है ना, वैसे उसने बोल भी दिया, अच्छा एग्जामिनर देखो, बोल रहा है ए इज आइसोबारिक, ठीक है, दिख भी रहा था, देखो कांस्टेंट प्रेशर था, है ना। फिर बोलता है बी इज आइसोथर्मल, सी इज एडियाबैटिक। ये भी आपको पढ़ाया गया थर्मोडायनेमिक्स में कि भाई एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है आइसोथर्मल से, तो जो ज्यादा स्लोप वाला है सी, वो एडियाबैटिक है ऑब्वियसली, आप देख के भी पहचान सकते हो। और ये जो डी है बेटा, वो है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम। बोल रहा है फॉर विच ऑफ द प्रोसेसेस डज द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीज, किसमें आपका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ठीक है। देखो मैं बताता हूं, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका V, है ना। पहले आइसो बारिक को देखते हैं, कांस्टेंट प्रेशर। एरो ऐसे लगा हुआ है, हाँ। अच्छा, अगर एरो ऐसे लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, देखो वॉल्यूम एक्सेस ये है ना, हाँ सर वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो मेरे को पता है PV बराबर होता है nRT, प्रेशर को मैंने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। प्रेशर को जैसे मैंने कांस्टेंट किया, N और R तो बचपन से कांस्टेंट हैं, मेरे को मिला V प्रोपोर्शनल टू T, मिला, है ना। देखो प्रेशर को कांस्टेंट किया, NR तो कांस्टेंट है ही, V प्रोपोर्शनल टू T। अब सोच बेटा, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो दोनों प्रोपोर्शनली तो हैं, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। मेरे से पूछा है टेम्परेचर घट किस में रहा है ना, टेम्परेचर डिक्रीज किस में हो रहा है, तो ए में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, ए में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है ना, तो ए तो गलत हो गया, ठीक है, हाँ ए तो गलत हो गया, ठीक है। अब आते हैं बेटा बी में। बी क्या है? आइसोथर्मल। सर वो तो नाम से ही आइसोथर्मल है। अरे आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। मेरे को तो टेम्परेचर डिक्रीज बताना है, तो बी भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, है ना। बी कहाँ है? यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे बी लिखा था BC&D, तो ये भी नहीं हो सकता। अब मेरे पास आंसर सिर्फ या तो ऑप्शन बी आएगा या तो सी आएगा, है ना। क्योंकि ए में कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब डिक्रीज टेम्परेचर नहीं हो सकता, इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, बी में आपका टेम्परेचर सेम है। बचा सी, बचा डी, है ना। सी और डी की बात करते हैं, आ जाओ। देखो बेटा, सी है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, सी है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब देखो एडियाबैटिक में ना आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, T2/T1 बराबर V1/V2 की पावर गामा-1, यानी कि देखो इनवर्स है ये, 2/1 तो यहाँ पे V/2। अच्छा, मतलब T प्रोपोर्शनल टू 1/V की पावर गामा-1। आपको पता है बेटा गामा तो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है एडियाबैटिक में, है ना। या तो 1.4 होगा, 1.33 होगा, 1.66 होगा,
डिपेंडिंग ऑन डायटोमिक है कि मोनोटोमिक है कि पॉलीएटॉमिक है ना। तो यार ये तो इनवर्स का रिलेशन बन गया, ये तो क्या बन गया, इनवर्स का रिलेशन बन गया। तो सोचो अगर ऐसा ग्राफ गिवन है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर तो भैया कम होगा। ओ तो हमेशा एडियाबैटिक एक्सपांशन, अगर कोई चीज एडियाबैटिकली फैलती है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो सही है सर, सी तो सही है सर। अच्छा डी भी एक बार चेक कर ही लेते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन में सी और डी दोनों भी है। देखो सी है, सी में लगा दिया, क्या पता ये सही हो, है ना, सी और डी दोनों। डी को भी चेक कर लेते हैं। डी क्या था बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये पी है, ये वी है। देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, देख रहे हो, यहां से यहां आ गए, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने लगाया पीवी बराबर एनआरटी, ठीक है, पीवी बराबर एनआरटी। अच्छा वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, एनआर कांस्टेंट हो गया, तो पी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब सोचो प्रेशर घटेगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, तो यार टेम्परेचर भी तो डिक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी तो घटेगा, तो प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा, तो डी भी सही है, डी में भी टेम्परेचर घट रहा है, सी में भी टेम्परेचर घट रहा है। तो देखो बस आपको आइसोथर्मल हो तब तो टेम्परेचर कांस्टेंट, कोई इशू है ही नहीं। आइसोबैरिक बोलेगा तो पीवी बराबर एनआरटी लगा के प्रेशर को कांस्टेंट करके चेक कर लो। आइसोकोरिक यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम बोलेगा, पीवी बराबर एनआरटी लगा के वॉल्यूम कांस्टेंट करके चेक कर लो, है ना, प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, वॉल्यूम टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। हाँ एडियाबैटिक बोल देगा अगर, तो उसमें तीनों चेंज होते हैं, कोई एक भी कांस्टेंट नहीं होता है। अब आप पीवी बराबर एनआरटी लगाओगे एडियाबैटिक में, कुछ भी कांस्टेंट नहीं हो रहा, तो कैसे पता करोगे। इसलिए कम से कम एक चीज का कांस्टेंट होना जरूरी है। एडियाबैटिक में तीनों चेंज होते हैं, तो आप डायरेक्टली नहीं पता कर सकते, तो आपके पास रिलेशन है फिर उसके लिए, है ना, T2/T1 बराबर P2/P1, है ना, गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ये पहला है। फिर आपका T2/T1 बराबर V1/V2 पावर गामा माइनस 1, ये दूसरा है ना। और फिर एक तीसरा है आपका P और V वाला, ठीक है ना। तो ये तीन रिलेशन होते हैं आपके पास। ठीक है बेटे, चलें आगे बढ़े, चलो। From an automatic gun, a man fires 360 bullets per minute, है ना, एक मिनट में 360 बुलेट विद अ स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर। तो हमको बताना है कि भाई साहब ईच वेस इतना ग्राम, तो पावर ऑफ द गन कितना होगा। देखो यार स्पीड गिवन है तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ mv²। ये एक बुलेट की आई, ये एक बुलेट की आई। इसको नंबर ऑफ बुलेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, नंबर ऑफ बुलेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डिवाइडेड बाय टाइम कर दूंगा तो पावर आ जाएगा। समझे, ये क्या है, एक बुलेट की काइनेटिक एनर्जी, ठीक। इसमें n से मल्टीप्लाई किया तो सारे बुलेट की काइनेटिक एनर्जी आ गई, उसको टाइम से डिवाइड किया तो एनर्जी अपॉन टाइम पावर। अच्छा अब वैल्यू रख दो, नंबर ऑफ बुलेट कितना है 360 अपॉन टाइम कितना लग रहा है पर मिनट, यानी कि एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं तो 60 इंटू हाफ, m कितना है 20 ग्राम, यानी कि 20 इंटू 10 की पावर में -3 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब वेलोसिटी को भावुक होकर 360 मत लिख देना, वो किलोमीटर पर आवर में है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना बेटे। तो 360 इंटू 5/18 है ना, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 दूनी 36, ये हो गया 20, ये हो गया आपका 100, तो 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000, ठीक है। ये 0 गया, ये 0 गया, ये बन गया आपका 6, ठीक है, ये बन गया आपका 10, ठीक है। तो आपका आ रहा है 6 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 4, तो ये हो गया 4 0, ये हो गया 5 0, 5 0 में 3 0 घटा दो तो 2 0 बच जाएगा, 600 आ जाएगा, है ना, 6 इंटू 10 की पावर में 2, 600, ठीक है। चलिए अब ब्लैक बॉडी 300 केल्विन पे है, एमिट करेगा एनर्जी विच विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो एमिसिव पावर होता है वो होता है सिग्मा टी की पावर 4। तो टेम्परेचर अगर केल्विन में 300 है तो 300 की पावर 4। चलो, हॉस्पिटल यूजेस अल्ट्रासोनिक स्कैनर टू लोकेट ट्यूमर्स इन अ टिश्यू। पहली लाइन देखोगे तो डर लग जाएगा कि अरे भाई साहब ये क्या क्वेश्चन आ गया। फिर बोलता है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इतना है मेगाहर्ट्ज में
और स्पीड ऑफ साउंड इतना है 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड, तो वेवलेंथ ऑफ द साउंड बताओ। अब पहली लाइन कितनी खतरनाक लिखी है, उसके बाद क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, स्पीड गिवन है, वेवलेंथ निकालो। हे भगवान, v बराबर एफ लैम्डा, स्पीड कितनी है 1.7 किलोमीटर में है, लेकिन तो 10 की पावर 3 कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। फ्रीक्वेंसी कितना है 4.2 मेगाहर्ट्ज, तो यह जाएगा 4.2 टू 10 की पावर 6 है ना, मेगा फिर लैम्डा कर दो, है ना, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो कुछ आएगा 4 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। ओके, चलिए 4 ब्लॉक है बेटा, है ना, सभी का मास m है। बोल रहा है नेट फोर्स कितना होगा किसी भी ब्लॉक में, है ना, नेट फोर्स कितना होगा किसी भी ब्लॉक में। देखो ऐसे मैंने 3 ब्लॉक रख के 2 ब्लॉक रख के क्वेश्चन कराए हैं लॉज ऑफ मोशन में, ना, शॉर्ट ट्रिक भी सिखाया है कि नॉक तेरा फोर्स आया वाला, याद होगा आपको तो, है ना। एनीवेज देखो, इसको आप और भी आसानी से कर सकते हो। क्या है इसमें, चारों का ना मास सेम है, मास सेम होने से और आसान हो जाता है। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला मैंने क्लास में करा रखा है, क्लास नोट्स में होगा आपके पास, बट इनका सबका मास सेम है, सब आइडेंटिकल है, तो और आसान हो जाएगा। देखो कैसे आसान हो जाएगा। आप सबसे पहले बोलोगे कि ठीक है सर, इसका मास m है, इसका भी m है, ये भी m है, ये भी m है। सबसे पहले आप सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन होता है व्हाटएवर एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, F, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास mm 4m, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मेरे से देखो, किसी भी बॉडी का अगर नेट फोर्स पूछेगा तो कितना आसान है मैं बताता हूं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, किसी भी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स बराबर होता है ma के, नेट फोर्स बराबर ma होता है। अब जैसे बोल रहा है नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक C, निकालता हूं। अगर मैं नेट फोर्स निकालता हूं ब्लॉक C के ऊपर, तो मैं C का मास डालूंगा यहां पे जो कि m है, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ C डालूंगा जो कि F/4m है। सभी का इतना ही है ना, सभी सेम एक्सेलरेशन से भाग रहे हैं, F/4m है, तो C पे नेट फोर्स आएगा बेटा F/4। इनफैक्ट किसी भी बॉडी का निकाल लो, यहां पे आप A का निकाल लो, यही आएगा, क्योंकि मास उतना ही है, एक्सेलरेशन उतना ही है। B का निकाल लो उतना ही आएगा, C का निकाल लो उतना ही आएगा, D का निकाल लो उतना ही आएगा। ठीक है ना, सेम आंसर आएगा। कौन है भाई दरवाजे पे, चला गया लगता है ना, वरना मुझे फोन करना पड़ जाता घर वालों को। चलो, तो नेट फोर्स F/4 है सभी ब्लॉक्स पे। अब देखो 2 ग्राफ गिवन है बेटा, 2 ग्राफ गिवन है, इसमें ऊपर y है, इधर x है, इधर y है, इधर t है ना। मेरे को निकालना है स्पीड ऑफ द वेव। कई बच्चे समझ ही नहीं पाते करना कैसे है इसको, मैं बताता हूं। यहां से लेके यहां तक ये तो लेंथ गिवन है ना, तो क्या कहलाता है बेटा ये लेंथ, लैम्डा। क्या कहलाता है ये, लैम्डा, वेवलेंथ। यहां से यहां तक क्या कहलाता है, वेवलेंथ। 4 गिवन है, तो वेवलेंथ आ गया, कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। अब देख यहां पे, देख यहां से लेके यहां तक, इसमें देखो टाइम है, तो ये क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा वो एक टाइम पीरियड है, एक साइकिल को खत्म करने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कितना है, ध्यान से देखो तो 0.8 सेकेंड है, तो टाइम पीरियड आ गया 0.8 सेकेंड। इससे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि 1 अपॉन 0.8। तो जब तेरे पास फ्रीक्वेंसी है, वो रहा, तेरे पास लैम्डा है बेटा, तो क्या तू स्पीड ऑफ वेव नहीं निकाल पाएगा, निकाल लूंगा सर। वेलोसिटी बराबर एफ लैम्डा, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो और पूछा भी सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो इसको कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, है ना। तो स्पीड हो जाएगा एफ हो गया आपका 1/0.8 और लैम्डा हो गया तुम्हारा 4, है ना। इसको आप डिवाइड कर दो, इसको 40/8 भी लिख सकते हो, यह आ जाएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। तो कई बार ग्राफ से आपको इंफॉर्मेशन दिया रहता है। इतना प्रेशर है डाइन पर सेंटीमीटर। अच्छा, एक डायन है ना, इसको आप न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करते हो, इसको आप न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी दिखाते हैं आपको, सारा कन्वर्जन सब दिखा देते हैं, है ना। देखो यार, इसको रट तो तुम लोगे, आज मैं बता दूंगा कि एक डायन बराबर इतना न्यूटन, तुम रट लोगे। परेशानी कब आएगी, जब तुम एग्जाम दोगे, तो तुम भूल जाओगे किधर 10 की पावर -4 करना है, -5 करना है, क्या करना है, सब भूल जाते हो तुम।
इसलिए मैं एक तरीका सिखा देता हूं, देखो न्यूटन यानी कि फोर्स इंटू एक्सेलरेशन है ना, F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है kg, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी का जो CGS वाला पार्ट है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड वाला, वही डायन है, ठीक है ना। तो व्हेन यू कन्वर्ट इट इनटू डायन है ना, इसको आप जब डायन में कन्वर्ट करोगे तो 1 kg को कितना ग्राम लिखोगे बेटा, 1 kg को तुम लिखोगे 1000 ग्राम, ठीक है सर। 1 मीटर को तुम कितना सेंटीमीटर लिखोगे बेटा, तो आप लिखोगे 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। तो ये कितना आ रहा है देखो, 1000 इंटू 100, 10 की पावर 5, ये हो जाएगा डायन। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन। अब कंफ्यूजन कहां आता है, बच्चा वहां जाके भूल जाता है एग्जाम में कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर -5 डायन था कि +5 था। अगर भूल जाओ तो ऐसे निकाल लेना तुरंत, है ना। केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, CGS यूनिट में आ गया, 10 की पावर 5 डायन, ठीक है। तो सोचो ये तो ऑलरेडी डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है ना। मेरे को तो यार SI यूनिट तो मेरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तो इस क्वेश्चन का पहला एम तो यही है कि कुछ भी करके इसको मैं, ये जो प्रेशर है इसको मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूं। तो देखो कैसे करूंगा, 24 इंटू 10 की पावर 5 इंटू, अब देखना ठीक है, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन। तो एक डायन बराबर कितना न्यूटन, 10 की पावर -5, उल्टा। अरे यार न्यूटन से उधर जाओगे तो 10 की पावर 5 करोगे, सोचो डायन से न्यूटन में जाना है तो 10 की पावर -5 करोगे, ये तो करोगे ना। हाँ, तो सोचो मुझे डायन से न्यूटन में जाना है तो 10 की पावर में -5, अच्छा, अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको मेरे को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर यानी कि 10 की पावर -2 मीटर, उसका स्क्वायर तो आ जाएगा 10 की पावर में -4, 10 की पावर में बेटा -4। ये तो आता होगा तुमको, सेंटीमीटर टू मीटर तो आता होगा बेटा, है ना, सेंटीमीटर टू मीटर 10 की पावर -2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है, 10 की पावर -4। अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा, 24 इंटू 10 की पावर 5 इंटू, ये 4 ऊपर गया तो ये बचेगा 10 की पावर में -1। तो आपका आंसर आ रहा है 24 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि पहले अगर ये करना नहीं आएगा, अगर डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को आप नहीं कन्वर्ट कर पाओगे इसमें, है ना, तो आपका आंसर ही नहीं आएगा फिर, है ना, ये दिक्कत आ जाएगी। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अच्छा, अब मेरा प्रेशर आ चुका है सर, अब क्या बोल रहा है वो देखो, वॉल्यूम भी गिवन है मेरे को, मास भी गिवन है मेरे को, RMS वेलोसिटी चाहिए। देखो जनरली मैं आपको ये फॉर्मूला पढ़ाता हूं RMS का कि VRMS बराबर √3RT डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन एक चीज है यहाँ पे प्रेशर गिवन है, मास और वॉल्यूम गिवन है। देखो मास और वॉल्यूम से डेंसिटी आ जाएगा और प्रेशर भी गिवन है। तो एक और फॉर्मूला होता है RMS का जो प्रेशर और डेंसिटी के फॉर्म में होता है, वो कहां से आता है सर, देख बेटा, एक चीज और पढ़ाई थी KTG के एकदम शुरुआत में, वेरियस फॉर्म्स ऑफ PV बराबर NRT में, कि बेटा P इंटू MW बराबर ρRT पढ़ा है ना। ये डेंसिटी निकालने का तरीका है ना। तो यहां से अगर तुम P बाई रो निकालोगे, P बाई रो, P अपॉन डेंसिटी, तो ये आता है बेटा RT अपॉन MW। तो ये जो RT बाई MW है ना बेटा, इसको तुम P बाई रो भी लिख सकते हो। और ऐसा सिर्फ इस चैप्टर में नहीं है, सिर्फ ये KTG में नहीं है, ये आपको साउंड में भी कई बार करना पड़ेगा, है ना। साउंड का अगर मैं बात करूं, साउंड का, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है किसी भी गैसियस मीडियम में गामा RT बाई MW, है ना, मॉलिक्यूलर वेट गैस का। इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, अंडर रूट, है ना, गामा और RT बाई MW को क्या लिख सकते हो बेटा, P बाई रो, है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब आपका देखो आंसर कैसे आएगा इसमें, इस क्वेश्चन में प्रेशर गिवन है, आपने कन्वर्ट कर लिया है SI यूनिट में, हो गया। नीचे डालना है बेटा आपको डेंसिटी। अब डेंसिटी कैसे निकालोगे, देखो डेंसिटी होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना है 20 ग्राम, तो 20 इंटू 10 की पावर -3, और वॉल्यूम कितना बेटा 10 लीटर, तो 10 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, है ना।
लीटर मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब ऊपर आया केजी, नीचे आया मीटर क्यूब, इसमें आ जाएगा ये आंसर 2 के बराबर। तो हेंस डेंसिटी इज 2, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा जो है यूनिट का खेल था, इसमें और कुछ नहीं था, ठीक है ना। पूरा का पूरा जो है इसमें बेटा यूनिट का खेल था और कुछ नहीं था, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अच्छा मैं बस 1 सेकेंड में आया है ना। आप लोग बस बेटा एक काम करो, इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करना अगले वाले को, है ना। मैं बस 1 सेकेंड में आया, अभी आया, ठीक है। इसको जरा जल्दी से सॉल्व करो, मैं अभी आया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है ना। एक प्रोग्रेसिव वेव आपको गिवन है और वो पूछ रहा है स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव बताओ। तो स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ टाइम, है ना, जो भी आपका टाइम का कोफिशिएंट है, अपॉन आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखते हैं, और ये सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड लेना होता है ना। डायरेक्शन तो आप प्लस माइनस से पता करना जानते हो। तो टाइम का कोफिशिएंट में क्या है, देखो 2 पाई अंदर जाएगा तो ये बनेगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 0.01, और x के कोफिशिएंट में क्या है बेटा 2 पाई अंदर जाएगा तो ये बनेगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 0.3। बस आपको इसको डिवाइड कर देना है बेटा, और आपको जो है आंसर आपके सामने मिल जाएगा 30, है ना। इन को डिवाइड करेंगे 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 0.3 डिवाइडेड बाई 0.01 30 आ जाएगा, ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो जब आप डिस्टेंस सरफेस से लेते हो तो उसको हाइट कहते हैं, क्या है ना बेटा। ये देखो ये आपका सरफेस है अर्थ का, इससे डिस्टेंस लेते हो उसको हाइट कहते हैं। मतलब मेरे को हाइट कितना गिवन है बेटे 2r गिवन है, तो 2r हाइट तो बहुत ज्यादा होती है बेटा, है ना, छोटी मोटी हाइट तो है नहीं, डबल ऑफ अर्थ का रेडियस। तो यार दो फॉर्मूले बताए थे g एट हाइट के, है ना, g अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, या फिर g एट हाइट बराबर g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। ये वाला तब लगाना है जब h आपका स्मॉल होगा, है ना। अब यहां तो लगेगा नहीं, ये लगेगा तो यही वाला, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं फिर, है ना। तो बस याद दिलाने के लिए था तुम्हें, ये तो बस याद दिलाने के लिए था तुम्हें, है ना। अच्छा इसको लगाते हैं बेटा, तो g एट हाइट बराबर g एट सरफेस अपॉन 1 प्लस h बाई आर कितना हो जाएगा, h की वैल्यू 2r है, नीचे भी r, तो ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर, g बाई 9 इज द आंसर, है ना बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा गैस भरा हुआ है इस सिलेंडर में, यहां पे ऐसे, है ना। सिंपल सा आइडिया है बेटा, दोनों को एक स्ट्रिंग से ज्वाइन करा दिया। स्ट्रिंग बोलता है तो हम इनएक्सटेंसिबल ही मानते हैं, है ना। ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रिंग खिंच जाएगी, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। दोनों जाएंगे तो या तो इधर जाएंगे या तो दोनों साथ साथ इधर जाएंगे। स्ट्रिंग का मतलब है कि दोनों आपस में बंधे हुए हैं, बंधन है, साथ में ही जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो, इफ द गैस इज हीटेड तो पिस्टन्स का क्या होगा। इधर से इधर प्रेशर लगेगा, है ना, ये लेफ्ट में जाना चाहेगा, इधर प्रेशर लगेगा, ये राइट में जाना चाहेगा। अगर ये दोनों प्रेशर बराबर होते तो दोनों पिस्टन कहीं नहीं जाते, वहीं पड़े रहते ऐसे आराम से, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ जाता। लेकिन सोचो प्रेशर तो सेम है दोनों तरफ, बट आपको फोर्स देखना है, फोर्स, नेट फोर्स कितना लग रहा है ना। मतलब मैंने एक गलत बात यहां पे बोली
कि अगर दोनों प्रेशर बराबर होते तो ये कहीं नहीं जाता, प्रेशर तो बराबर है ही, मैं फोर्स बोलना चाहता था, है ना। अगर दोनों तरफ से नेट फोर्स बराबर होता, यहां भी फोर्स F यहां भी फोर्स F, तो ये कहीं नहीं जाते। तो आइए देखते हैं फोर्स कितना लग रहा है राइट वाले पे, कितना लग रहा है लेफ्ट वाले पे। यहां पे जो फोर्स लगेगा वो होगा प्रेशर इंटू एरिया, एरिया ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा है ना इसका, हाँ। यहां पे भी लगेगा प्रेशर इंटू एरिया, एरिया कम है तो फोर्स भी कम होगा। अच्छा जी, तो इधर फोर्स कम लग रहा है, इधर फोर्स ज्यादा लग रहा है, मोर। जिधर ज्यादा फोर्स उधर ही भागेगा पूरा का पूरा सिस्टम। ये तो भागेगा ही, रस्सी की वजह से इसको भी खींच लाएगा अपने साथ साथ, है ना। तो राइट की तरफ भागेंगे दोनों के दोनों पिस्टन, ठीक है, मूव टुवर्ड्स राइट। अच्छा, इसमें क्या बोल रहे हैं देखो, लेंथ ऑफ अ सोनोमीटर वायर ट्यून टू फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज इज 0.6 मीटर। ये जो आपका सोनोमीटर वायर होता है ना ऐसे, इसका लेंथ है आपका 0.6 मीटर और ये 250 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। कौन सा है ये नहीं बता रहा कि फंडामेंटल है कि पहला हार्मोनिक है, सब कुछ नहीं बता रहा, दूसरा हार्मोनिक, नथिंग। बोलता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क विथ विच वाइब्रेटिंग वायर विल बी इन ट्यून। अच्छा, व्हेन द लेंथ बिकम्स 0.4। देखो बेटा, चाहे आप दोनों तरफ फिक्स वाला केस लो, चाहे आप एक तरफ फ्री एक तरफ फिक्स वाला लो, मैंने सब पढ़ाया आपको, है ना। फ्रीक्वेंसी हमेशा प्रोपोर्शनल टू 1/L होती है, V/2L, V/4L, यही तो फॉर्मूले होते हैं ना। तो फ्रीक्वेंसी और लेंथ में बेटा इनवर्स का रिलेशन होता है। इसका मतलब F इंटू एल कॉन्स्टेंट होगा, इसका मतलब F इंटू एल कॉन्स्टेंट होगा। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी 1L1 बराबर फ्रीक्वेंसी 2L2। तो फ्रीक्वेंसी 1 कितनी है, 250 हर्ट्ज, तब लेंथ कितना था 0.6, फ्रीक्वेंसी 2 वही तो निकालनी है, लेंथ कितना है अब 0.4। इसको आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो हो जाएगा 3/2, 250 अपॉन 2 125, 125 मल्टीप्लाइड बाई 3 375, 375 इज द आंसर, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है N1N1 या फिर F1L1 लिख लो, N2L2, F2L2, है ना। डन सर, बहुत बढ़िया। बॉडी इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, S1 डिस्प्लेसमेंट है इन द फर्स्ट P-1 सेकेंड। P-1th नहीं बोल रहा है ये, P-1 बोल रहा है, बस इतने टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट है। तो यार उस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो u तो हो गया बेटे 0, तो जो S1 की वो बात कर रहा है वो हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर। t कितना है, P-1, तो आपका आ गया P-1 का स्क्वायर। इसको चाहो तो ओपन कर लो, तो S1 हो जाएगा हाफ A, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, है ना, इतना आ जाएगा, ये S1 है, ठीक है। अब बोलता है S2 बी द डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट P सेकेंड। फर्स्ट P सेकेंड मतलब 0 से P, 0 से P, तो 0 पे तो वेलोसिटी 0 थी। अच्छा, तो S2 हो जाएगा, ये 0 हो गया, हाफ A P स्क्वायर हो गया, हाफ A P स्क्वायर हो गया, P टाइम में P स्क्वायर। अब बोलता है कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, P स्क्वायर माइनस P प्लस 1th सेकेंड, ये nth सेकेंड डिस्प्लेसमेंट है। इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये दोनों nth थे क्या, नहीं थे, ये तो n सेकेंड डिस्प्लेसमेंट थे, बट ये nth है, nth सेकेंड डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है बेटा u प्लस a/2 2n-1, है ना। u तो 0 है, तो वो जो ये जो भी है ना, वट एवर डिस्प्लेसमेंट s जिसको आप बोल रहे हैं, s nth लिख लो, ये हो जाएगा आपका a/2, है ना, 2n-1। तो इसको पहले पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद फिर आप -1 करोगे। चलो करते हैं भाई, है ना। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2p स्क्वायर माइनस 2p, है ना, प्लस 2, ये तो 2n हो गया, है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया, और फिर -1 भी है बेटा। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आता है a/2, है ना, 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, ये तार है। तो मेरे से पूछ रहा है कि बताओ ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है nth वाला, वो किसके बराबर है, S1 S2 के किसके बराबर है। तो यार मैंने सोचा चेक कर लेता हूं तुरंत, है ना, ये किसके बराबर है, इन दोनों को जोड़ के देखता हूं ना एक बार, क्या पता आंसर आ जाए। S1 प्लस S2, है ना, तो a/2 बाहर, इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा बेटा तो p स्क्वायर ये हो जाएगा 2p स्क्वायर, है ना, माइनस 2 भी तो है ही बेटे, प्लस 1, देख तो बराबर आ रहा है क्या, अरे सर ये तो बराबर आ गया सर, अरे
ये इसके बराबर है, किसके, S1/S1 + S2 है ना, ए इज द आंसर। ठीक है, कुछ नहीं है, लिखना था, जैसा बोला है वैसा लिखना था, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, चलो सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस r, सेकेंड सैटेलाइट रेडियस 1.01 r। बेटा देख कितना छोटा चेंज है, 1 r और 1.01 r, कितना छोटा चेंज है बेटा। अगर तू देखेगा कि कितना परसेंटेज चेंज है, तो परसेंटेज चेंज कैसे आता है, परसेंटेज चेंज आता है फाइनल यानी कि 1.01 r माइनस इनिशियल यानी कि 1 r डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। तो जो r में चेंज आ रहा है डेल्टा r/r, जिसको बोलते हैं चेंज इन r, है ना, परसेंटेज चेंज इन r, वो कितना आ रहा है देखो, 1.01 - 1 यानी कि 0.01 इंटू 100, 1%। मैंने आपको पढ़ाया है, माइक लगा है ना, हाँ मैं भूल ही गया था माइक लगा है कि नहीं, कांड हो जाना था अभी। मैंने आपको पढ़ाया है जब परसेंटेज चेंज बहुत छोटा गिवन है, 1%, 2%, सिंगल डिजिट टाइप्स, तो एरर एनालिसिस नाम की चीज लगती है। अच्छा, कौन सी दो चीजें यहाँ पे, टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड है, देखो टाइम पीरियड है और रेडियस है। तो यार टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, केपलर्स थर्ड लॉ। अरे वाह, तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू आर की पावर में 3/2 आ जाएगा। तो इसमें अगर मैं एरर एनालिसिस लगाऊंगा तो टी को लिख सकता हूं डेल्टा t/t, और ये हो जाएगा 3/2 टाइम्स डेल्टा r/r। ऐसे लगाते हैं क्या एरर एनालिसिस, जो भी पावर में होता है वो सामने आ जाता है ना। ये बन गया डेल्टा t/t, ये बन गया डेल्टा r/r, डन सर। तो सोच डेल्टा r/r कितना है, 1%, 1%। तो डेल्टा t/t कितना होगा भाई, 3/2 इंटू 1%, और 3/2 कितना होता है 1.5, तो 1.5% आंसर आ गया अपना। चमक रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आइए, दो रेक्टेंगुलर ब्लॉक हैं, डिफरेंट मेटल के हैं, सेम एरिया है, जंक्शन टेम्परेचर, ये आपका होमवर्क है बेटा, है ना। बड़े भले ही बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है बट कुछ नहीं है यार। एक टेम्परेचर 100 गिवन है, दूसरा टेम्परेचर 0 गिवन है, के का और लेंथ का रेशियो गिवन है। आपको क्या करना है, पहले वाले का क्यूटी कैटरीना बराबर दूसरे वाले का क्यूटी कैटरीना। होमवर्क देने का रीजन ये है कि सिमिलर क्वेश्चन इसी सेशन में एक मैंने करवाया है, तो दूसरा तो कम से कम आप करो, है ना। और सॉल्यूशन में गिवन है, यहाँ पे देख लेना, बाद में अगर कहीं पे दिक्कत आए तो इसको देख लेना। इसका एक शॉर्टकट भी होता है एक्चुअली, इसका एक शॉर्टकट भी होता है एक्चुअली, है ना। तो आपको क्या दिया था, इसमें एक बात लिखी थी कि रेक्टेंगुलर ब्लॉक हैं, डिफरेंट, सेम लेंथ सेम एरिया। ये भी मैंने पढ़ाते समय बताया था संकल्प नीट वेदांतु वाले चैनल पे, कि अगर लेंथ सेम है, एरिया सेम है ना बेटा, तो आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये वाला, थीटा बराबर k1 θ1 प्लस k2 θ2 अपॉन k1 प्लस k2। तो k1 1 गिवन है, k2 3 गिवन है, मतलब रेशियो 1:3 है। ये 100 है, 0 है, 1 3, आंसर आ जाएगा 25। यही डिस्कस हो गया। तो इसमें आपको क्या है, दोनों का क्यूटी कैटरीना को सेम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये तब एप्लीकेबल है जब लेंथ भी सेम हो और एरिया भी सेम हो। ठीक है बेटे, चलो। अ सोर्स एमिट्स अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 400, लिसनर हियर्स इट टू बी 390। अच्छा, ये तो डॉपलर इफेक्ट हो गया, डॉपलर इफेक्ट डिलीटेड है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। लिसनर को साउंड कम फ्रीक्वेंसी की कब सुनाई देगी, जब लिसनर दूर जा रहा होगा सोर्स से। चाहो तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, डॉपलर डिलीटेड है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस दोनों रॉड का मेरे को बताना है बेटा, है ना। देखो इस पॉइंट का वर्ड बताना है, तो इस वाले रॉड का भी हो जाएगा ml²/3, इस वाले रॉड का भी हो जाएगा आपका ml²/3, है ना। हेंस योर आंसर इज 2 टाइम्स ml²/3। ठीक है, बी इज द आंसर। ओके, चलिए। एक साइक्लिस्ट है जो टर्न लेते समय साइकिल को ऐसे झुका रहा है, कितना झुकाना पड़ेगा, ये आपको सर्कुलर टर्निंग ऑफ कार में पढ़ाया गया बेटा। जो आप बैंकिंग ऑफ रोड का फॉर्मूला पढ़ते हो ना, tan थीटा बराबर v² वाला, है ना। ये देखो tan थीटा बराबर v²/rg, बस वही आपको यहाँ पे लगाना है, क्योंकि जब साइकिल को झुकाएगा तो नॉर्मल आएगा, नॉर्मल का एक कंपोनेंट अंदर की तरफ लगेगा जो बाहर जाने से बचाएगा। बाकी सब वैल्यूज गिवन है, डाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्पीड गिवन है, देखो स्पीड ऐसे गिवन है कि आप आराम से इसका स्क्वायर निकाल पाओ, है ना जी।
14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 और √3 का हो जाएगा 3 ओनली, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको सारी वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है। करेंगे, आंसर आएगा 60 डिग्री। ओके, चलिए। अ बिग ड्रॉप ऑफ रेडियस आर फॉर्म्ड बाय 1000 स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, देन द रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज। देखो ये बेसिक कंसेप्ट है, इसके बेसिस में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है कि छोटे छोटे ड्रॉप्स को मिला के एक बड़ा कैपेसिटर बना दिया तो उसका कैपेसिटेंस निकालो, मतलब बेसिकली हर छोटे ड्रॉप का कैपेसिटेंस अगर C है तो बड़े ड्रॉप का कैपेसिटेंस क्या होगा। एक आता है आपका बेटा कि छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलके बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं तो कितना है ना एनर्जी रिलीज होगी, वो सरफेस टेंशन वाली। बट उसका बेसिक यहीं से आता है। बेसिक क्या है, जब एक छोटे 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 आपके पास ड्रॉपलेट्स हैं, है ना, मान लो n ड्रॉपलेट्स हैं, इसका रेडियस r है, ये मिलके आपको एक बड़ा ड्रॉपलेट दे रहे हैं रेडियस r का, तो हम बोलते हैं बेटा कि वॉल्यूम सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा भाई? वॉल्यूम। तो सर इनका वॉल्यूम क्या होगा? ये भी स्फेरिकल है, r रेडियस में वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन ये n नंबर में है तो n से मल्टीप्लाई भी कर देंगे आप, है ना। ये अकेला है, शेर अकेला आता है, तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब हो गया, अकेला है ये, बस इतना ही रहेगा। 4/3 पाई जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। यहां से आपको मिलेगा बेटा कैपिटल R बराबर n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। ये आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। कैपेसिटर वाले प्रॉब्लम में यही काम आएगा, एक बार PYQ में आया है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या निकालना था, अगर n की वैल्यू 1000 है ना, 1000 ड्रॉपलेट्स हैं, तो भाई रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप कितना होगा, स्मॉल r कितना होगा। तो देखो यहाँ पे आ गया आपका कैपिटल R, ये निकालना है, मतलब R निकालना है वैसे तो। n हो गया 1000 की पावर 1/3 कितना हो जाएगा 10 इंटू स्मॉल r, तो स्मॉल r आ जाएगा आपका कैपिटल R/10, ठीक है। दैट इज द आंसर। ओके बेटा, यस। चलो, तो ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था आज का, ठीक है। अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। और भी प्रैक्टिस सेशंस मैं आपको दूंगा बेटा, है ना। फुल लेंथ भी दूंगा, 11th 12th के कंबाइंड वाले भी दूंगा, कुछ 12th के भी आएंगे प्रॉपर, सिर्फ 12th वाले, कुछ और 11th वाले भी आएंगे। अब आप जितना इस टाइप का प्रैक्टिस सेशन करोगे आपके लिए तो उतना अच्छा रहेगा, है ना। तो अच्छे से सारा क्वेश्चन रिवाइज करो और नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, राइट। चलिए, बाय बाय, मिलते हैं, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।